तो आज सरकार ने पिछले दिनों कराया था। सर ने शिकायतों को टीम गठित कर दी थी एसआईटी की। गठन मदरसों के पास आ रहे बेहिसाब पैसों की शिकायतें मिलने पर किया गया है और प्रदेश में कुछ मदरसों को विदेश से फंडिंग मिलने की बात भी सामने आ रही है। मदरसों पर कराए गए सरकार के सर्वे से ऐसी है कि प्रदेश में मदरसों के ऊपर ये बात आ रही है कि मदरसों में विदेश से फंडिंग आ रही है। तो सर इसके ऊपर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। हमारे संवाददाता जुड़े हैं अभिषेक सिंह लखनऊ से। तो आप सर बताइए कि क्या ये बात सच है कि मदरसों से विदेशी से फंडिंग आ रही है? क्या ऐसी कोई खबर सच में चल रही है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो पूरा मामला है ये पिछले साल हुए एक सर्वे से शुरू हुआ। बाकायदा मदरसा बोर्ड की तरफ से एक सर्वे कराया गया। जिस बात का अंदेशा था वो बातें निकलकर सामने भी आई। अंदेशा इस बात का था कि देश विदेश में काम कर रहे, देशों के विरोध में काम कर रहे, आतंक फैलाने के लिए काम कर रहे टेररिस्ट ग्रुप इस तरह के मदरसों का सहारा लेकर वहां टेरर फंडिंग करके वहां पर मासूम बच्चों को, मुस्लिम नौजवानों को अक्सर दीन के नाम पर आतंकी साजिशों में शामिल कर लेते हैं। लिहाजा इस तरह के मदरसों को पर नजर रखनी थी, उनके फंडिंग्स की जानकारी की जानी थी। जिन मदरसों के बारे में जानकारी हुई तो वो चौंकाने वाली थी कि उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा मदरसे हैं, जिनमें से 8,500 मदरसे बिना मान्यता के हैं। यानी वो मदरसे उन्होंने खोले हुए हैं, उनको फंडिंग्स कहाँ से आ रही, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से मिल रहा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन लोग रहते हैं वहां, कहाँ से कौन आकर रुका हुआ है, इस बारे में कोई जानकारी सरकार के सिस्टम से कोई साझा नहीं करी गई, ना अल्पसंख्यक विभाग से, ना मदरसा बोर्ड से। लिहाजा इस तरह के मदरसों को लेकर जब जानकारी खुफिया तौर पर एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इकट्ठा करना शुरू किया तो ये पता चला कि उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से सटे हुए जो भी जिले हैं वहां पर ऐसे मदरसे चल रहे हैं जो इस तरह के फंडिंग्स को ले रहे हैं और खासतौर पर खाड़ी देश यानी गल्फ कंट्रीज से आए हुए पैसों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, जो अपना डाटा साझा नहीं कर रहे हैं। उनके मंसूबे क्या हैं, किस तरह के लोग वहां रह रहे हैं, कौन काम कर रहा है, क्या वो वाकई किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ मिलकर या फिर कोई ब्रेन वॉशिंग का काम चल रहा है, वहां पर ब्रेन वॉश करके बरगलाया जा रहा है, एंटी नेशनल एक्टिविटी चल रही है। इस बारे में जब जानकारी हुई तो एटीएस ने अपनी जांच को और पुख्ता तौर पर शुरू किया और मुखबिर तंत्र को जब एक्टिवेट किया गया तो ये पता चला कि बाकायदा देश विरोधी घटनाओं में ऐसे लोग लिप्त हैं जो इन मदरसों को फंडिंग करते हैं। ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक के टेबल तक पहुंचने की देर थी कि बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये आदेशित किया गया कि इन मदरसों को लेकर एक जांच विस्तृत तौर पर की जाए और उस जांच को करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी में जैसा कि एटीएस के मुखबिर तंत्र की तरफ से सबसे पहले सूचनाएं जानकारी दी गई थी, उसके बाद मोहित अग्रवाल जो एडीजी एटीएस है, जो एटीएस चीफ है उत्तर प्रदेश के, उन्हें इस जांच कमेटी की अध्यक्षता में रखा गया। यानी उनकी वो लीड करेंगे इस जांच कमेटी को, एसआईटी की। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर साइबर एक्सपर्ट की जरूरत थी, क्योंकि जिस तरह से ये पैसे का ट्रेल पकड़ा जाना था उसके लिए साइबर एक्सपर्ट, बैंक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जानकार लोग होने चाहिए। लिहाजा साइबर एक्सपर्ट के तौर पर एसपी साइबर क्राइम त्रिवेणी सिंह को चुना गया। और इसी तरह अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के पास लंबे समय से डाटा है, उनसे सारे मदरसे जुड़े हुए हैं। लिहाजा अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की डायरेक्टर को के रिबू को उससे जोड़ा गया और इन तीनों अधिकारियों को मिलाकर एक एसआईटी टीम बनाई गई जो अब धीरे धीरे नोटिस भेज रही है उन मदरसों को जिन्हें पहले एटीएस के मुखबिर तंत्र ने बाकायदा पिन पॉइंट किया था कि यहाँ का डाटा
नहीं दिया जा रहा, ये गैर मान्यता प्राप्त है। साथ ही साथ नेपाल के आसपास जो ये जिले हैं जहां पर ये मदरसे चल रहे हैं, उन पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। उनसे लेखा जोखा मांगा गया है, उन्हें नोटिस भेजकर बाकायदा एसआईटी की तरफ से। इस नई गठित की हुई एसआईटी ने उनसे पूछा है कि आखिर आपकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। सरकार उन आपको पैसे नहीं देती तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से चल रहा है, जो दीनी तालीम चल रही है वहां कितने बच्चे दीनी तालीम ले रहे हैं, जो टीचर है उनको कितनी सैलरी मिलती है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारियां मुहैया कराने के आदेशित किए गया है। और जल्द ही ये मदरसे जो भी जानकारियां देंगे उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई शुरू होगी। कई ऐसे मदरसे थे, जैसा कि हमें जानकारी हुई कि उन्होंने साफ तौर पर यह ज्यादातर मदरसे जिन्होंने कहा कि चंदे, यानी कि उनको चंदा मिलता है, ये ज़कात जो दी जाती है मुस्लिम धर्म में, हर साल निकाली जाती है अपनी कमाई की 1/4 रकम, वो दी जाती है। तो उससे जुड़ी हुई जानकारियां ये सामने आई कि सभी मदरसों ने ये बात कही कि ज़कात या चंदे की रकम से ये मदरसे चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये संभव है कि कई सारे लोग ऐसे भी आकर पैसे देते होंगे, मदद करते होंगे। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सिर्फ ज़कात और चंदे के पैसे पर चल सकता है? उनकी और कोई इनकम है कि नहीं, वहां कोई फैक्ट्री कुछ और चल रहा हो और उसके साइड में कोई मदरसा चल रहा हो, ये सारी जानकारियां मुहैया नहीं कराई गई हैं। इन्हीं सारी चीजों को लेकर खुफिया तंत्र के कान खड़े हुए थे और एटीएस ने अपनी अंदरूनी सर्विलांस शुरू की, जिसके बाद ये पता चला कि बाकायदा फंडिंग बड़े पैमाने पर की जा रही है। और इन फंडिंग का ही नतीजा है कि ऐसे जगहों पर मुस्लिम नौजवानों को बरगलाया जाता है, दीन के नाम पर उन्हें गलत रास्ते पर ले जाया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह एक्टिवेशन मोड पर आए और उन्होंने तुरंत एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं, बाकायदा एटीएस के चीफ को लगाया गया है इसको लीड करने के लिए, तो ये साफ है कि जिनको जिनको नोटिस भेजे गए उनको जवाब देने होंगे। जल्द ही मदरसों से जुड़े हुए लेखे जोखे, क्या जानकारियां हैं, किस तरह से वो मदरसे चल रहे हैं, इसकी जानकारियां सामने होंगी और उसके बाद बहुत कुछ खुलता हुआ नजर आ पाएगा। 1500 गैर मान्यता जो मदरसे हैं वो भी संचालित चल रहे हैं। अब इसमें सवाल ये आता है कि यूपी की जो एसआईटी की जो टीम गठित की गई है उसमें फंडिंग उनका जो विशेष मतलब फोकस जो है उनका ये है कि मदरसों को जो विदेशी फंडिंग मिल रही है उसमें उनको कितनी फंडिंग मिल रही है और इसका उपयोग तो नहीं होगा, क्योंकि ये विदेशी फंडिंग जो है ये गैर मान्यता मस्जिदों में आ रही है, तो इसका जो दुरुपयोग है वो क्या क्या है, तो इसको कोशिश कर रही है फंडिंग निकाल, ये एसआईटी की टीम कोशिश में है कि इसकी एक जानकारी बाहर निकाली जा सके। तो सर क्या आपके पास इसकी कोई जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, ये जानकारियां मिल रही हैं कि ये फंडिंग कहीं से देश विरोधी घटनाओं के लिए इस्तेमाल की जा रही है, या वहां बैठे हुए उन बच्चों को जो तालीम लेने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें दीनी तालीम के नाम पर जिहाद की तरफ धकेला जा रहा है, या फिर देश विरोधी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जा रहा है, चाहे वो साइबर क्राइम के जरिए हो या फिर इस तरह से आजकल जिस तरह का जमाना है, साइबर का जमाना है या सोशल मीडिया का जमाना है, इसके जरिए उनसे आतंक फैलाने या भ्रामक सूचनाएं या फिर उसके जरिए उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा हो। ये बहुत सारी ट्रेल्स और बहुत सारे अलग अलग आयाम हैं जिनको लेकर ये जांच शुरू हुई है और जल्द ही बहुत सारी बातें निकलकर सामने हैं, क्योंकि उन मदरसों को अब डिटेल्स देनी होंगी और वो डिटेल ऑन पेपर देनी होगी कि उनको कितनी फंडिंग आई है, कितना कहाँ इस्तेमाल किया गया और जो इस्तेमाल नहीं किया गया, और इतने सारे पैसे क्यों भेज रहा है कोई। लगातार एक ही शख्स किसी मदरसे को लगातार पैसे कैसे भेज सकता है और इतनी बड़ी तादाद में। कई सारे ऐसे मदरसे हैं, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है, इन्हें लाखों रुपए फंडिंग आई है, करोड़ों रुपए फंडिंग आई है। वो फंडिंग क्यों आई है, किस लिए आई है, वहां कौन पढ़ रहे हैं, कौन लोग जुड़े हुए हैं, अंदरूनी तौर पर कौन लोग जुड़े हैं, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। और जल्द ही एसआईटी की टीम हो सकता है कुछ मदरसों का निरीक्षण करने भी खुद पहुंचे, खासतौर पर नेपाल से सीमावर्ती जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। तो फिलहाल के लिए अभी के लिए हम इस लाइन में इतना ही जुड़ेंगे। हमारे दर्शकों का इस बारे में क्या ख्याल है कि जो ये फंडिंग है इसके ऊपर एसआईटी की जो टीम की गठित बैठक हुई है, इसमें ये बैठक में किस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए और किस तरह का सर्वे किया जाना चाहिए, इसके बारे में हम आपसे चाहेंगे कि आप भी, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी अपने व्यूज हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही और भी लाइव्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मैं अभिषेक जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो हमारे लाइव में हमारे साथ जुड़े और हमें काफी सारी जानकारियां साझा की।
तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।